हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। उदय 2025 क्लास 11वीं का जो बैच है इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं एक और फिजिक्स की क्लास में। आज है लेक्चर नंबर 4 यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था। बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बिल्कुल समझ नहीं आता बच्चों को ये क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर के अंदर ना पूरी फिजिक्स को समेट रखा है, इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है ना। तो मैं इस दिक्कत को जेन्युइनली समझता हूं। जब मैं खुद आपके जितना था बच्चा था मुझे भी ये चैप्टर कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन क्या करें क्या करें करें ये। मैं इलाज भी इसका बता रहा हूं आपको। क्या करें का जवाब अब मेरे पास है, बचपन में नहीं था। बचपन में पूछता था यार क्या करूं इस चैप्टर का, यार ये पूरा चैप्टर ही पूरी फिजिक्स को समेटे हुए है। इतने सारे फॉर्मूले एक साथ, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे सर? आप कैसे यूनिट निकाल लेते हो, कैसे डायमेंशन बना लेते हो? तो इसका इलाज है अब मेरे पास, क्योंकि अब मैं टीचर हूं भाई। अब मैं प्रॉब्लम की तरफ नहीं खड़ा, अब मैं सोल्यूशन की तरफ खड़ा हूं। बचपन में मैं प्रॉब्लम की तरफ खड़ा रहता था और सोल्यूशन मांगता था तो कच्चा आधा अधूरा सा सोल्यूशन मिलता था, लेकिन अब मैं सोल्यूशन की साइड पर हूं, है ना। तो मैं आपको बता सकता हूं इस बात का आश्वासन देकर के कि आप जैसे जैसे फिजिक्स को आगे पढ़ते जाओगे ना, और ये मेरे साथ भी हुआ। जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था ना, बहुत डर लग रहा था फिजिक्स से, सच में। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या आ गया ये, यही पूरा चैप्टर, पूरी 11वीं की भी फिजिक्स 12वीं की भी फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लेके बैठा है ये, तो हमें कैसे याद होंगे, हम कैसे यूनिट निकाल पाएंगे, कैसे डायमेंशन निकाल पाएंगे? तो मैं आपको इस बात का एक इलाज देता हूं, मैं इस बात का आपको एक सोल्यूशन देता हूं। मुझे पता आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई। बच्चों की प्रॉब्लम टीचर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा भाई। तो इसका सोल्यूशन यह है कि फॉर्मूले याद नहीं करने भाई। फॉर्मूला याद नहीं करने आपको। आपसे कौन कह रहा है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सुना? भाई खड़ा हो जा, चल सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सुना। कोई बोल रहा है तुमसे क्या? चल खड़ा हो जा भाई, टॉर्क का फॉर्मूला बता क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, चल खड़ा हो गया। कोई ऐसा पूछ रहा है क्या आपसे? कोई बोल रहा है चल भाई एंगुलर मोमेंटम का? कोई नहीं पूछ रहा भाई, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। आपको बस चीजें निकालनी सिखाई जा रही हैं कि यूनिट कैसे निकालोगे आगे जाके, डायमेंशन कैसे बनाओगे आगे जाके। क्या बात समझ रहे हो? केवल उसकी फील लेनी है आपने। फॉर्मूले तो मैं दे रहा हूं ना, आपको थोड़ी याद करने हैं फॉर्मूले, आपको थोड़ी ना याद करने हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले मैं देता हूं ना आपको, मैं बताता हूं कि ये डिपेंडेंसी है, इन इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले मैं दूंगा भाई, मैं खड़ा हूं ना उस चीज के लिए। आपको सिर्फ जो सिखाया जा रहा है वो सीखने की कोशिश करो। आपको यूनिट निकालनी सिखाई जा रही है, आपको यूनिट्स बनानी सिखाई जा रही है, यूनिट्स को मल्टीप्लाई, यूनिट्स को डिवाइड, यूनिट्स को कन्वर्ट करवाना सिखाया जा रहा है। आपको डायमेंशंस बनानी सिखाई जा रही है, डायमेंशंस को मल्टीप्लाई, डायमेंशंस को डिवाइड, डायमेंशन का अंडर रूट, ये सब सिखाया जा रहा है आपको। जो सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करो, जो नहीं आता उस पर फोकस नहीं करना। जो नहीं आता वो तो आ जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब 11th में पहली पहली बार मैं गया था, नया नया गया था, इस चैप्टर को देखा था, बड़ा डेंजर लग रहा था, बहुत डेंजर लग रहा था। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों के साथ भी? हो रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है, मुझे पता है यार, होता है, हर बच्चे के साथ होता है। अर्जुना में भी कोई पढ़ रहा होगा ना, वो भी आपकी वाली सेम समस्या फेस कर रहा होगा, मैं भी कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ी, जैसे जैसे धीरे धीरे फिजिक्स की फील आनी स्टार्ट हुई, फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे। बहुत लंबा टाइम है, 2 साल का समय बहुत लंबा होता है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और सब्जेक्ट भी अब सिर्फ 3 रह गए आपके पास, या तो पीसीबी या पीसीएम। और कोई कोई होगा 2 नौका में सवार, पीसीएम बी लेके बैठा होगा, जो जिसने एक टांग मैथ में रखी हुई है और एक टांग बायो में रखी हुई है। तो भाई ऐसा ना हो कि जो 2 नौकाएं हैं ये ऐसे चल पड़े ठीक है ना, ऐसे चलेंगी तो पता ना क्या होगा फिर। तो ऐसे ही चलाने की कोशिश करना। हाँ, एक को थोड़ा तेज तो चलाना ही पड़ेगा आपको, पीसीबी की तरफ या पीसीएम में से कोई एक की तरफ तो आपको इंक्लाइंड होना ही पड़ेगा। वो आपको सोचना है कि किसकी तरफ होना है, लेकिन एक नौका थोड़ी सी तेज चलेगी दोनों में से, है ना। तो ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के बाद दोनों ऐसे ऐसे रास्ते पर निकल जाए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपकी इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया, है ना। ये प्रॉब्लम फेस होती है, हर बच्चे के साथ होती है, ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है बेटा, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूले तो याद करने ही नहीं है। फॉर्मूले तो मैं देता हूं, फॉर्मूले तो क्वेश्चन देता है आपको। आपको यूनिट बनाने सीखने हैं, डायमेंशन बनाने सीखने हैं, ये सब काम हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो समस्या नहीं लेनी है, ठीक है। हाल चाल बता दो एक बार सबका, कैसा है हाल चाल? हाल चाल बता दो। अब कुछ टेंशन कम हुई क्या? थम्स अप करके एक बार हाल चाल बता दो। हाल चाल बता दो एक बार थम्स अप करके। कैसे हो सब? कैसी चल रही है उदय में पढ़ाई लिखाई?
कैसा लग रहा है ये नया नया बैच? कैसी लग रही है नई नई 11th? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? फिजिक्स स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो जल्दी से, थम्स अप करके बता दो कैसा लग रहा है। टेंशन मत लो, टेंशन लेने को आगे बहुत कुछ है। अभी से टेंशन लोगे तो फिर आगे तो भयंकर टेंशन लगेगी आपको। धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेंगे ना, तो रोटेशन के टाइम जब रोटेशन पढ़ाऊंगा तब ऐसे देख रहे होगे मुझे, हाँ, ये क्या पढ़ा रहे हो सर। तो अभी ऐसे मत देखो, अभी नॉर्मल रहो, बाद में देखना ऐसे ये क्या पढ़ा दिया सर। रोटेशन में आएगी टेंशन तो वहां बात करेंगे, ठीक है ना। क्या बात है, क्या बात है। 96% बच्चे लगभग कह रहे हैं कि सब मस्त चल रहा है। होपफुली ये ऐसा ही मस्त चलता रहा आपके जीवन में आगे भी, ठीक है, और आप सभी के भाग्य का सूरज उदय हो। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक पहले देख लेते हैं, होमवर्क बाद में देख लेंगे। पहले टॉपिक देख लेते हैं। आज क्या पढ़ने वाले? आज पढ़ने वाले एक और एप्लीकेशन डिराइविंग द फॉर्मूला, और एक और एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ यूनिट हाई लेवल। बोला लेवल सबके निकलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेवल आज सबके निकलेंगे, लेवल की टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन जो मतलब तीसरी एप्लीकेशन जो आज पढ़ने वाले हैं वो है डिराइविंग द फॉर्मूला, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट के अंदर भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चार जगह पर जो यूज होता है डायमेंशंस का, यूनिट्स का, ये आपको आज पढ़ाया जाएगा। 2 कल पढ़ा दिए थे, 2 आज पढ़ा करके, और हम आज के लेक्चर की छुट्टी करेंगे, ठीक है। क्लियर बात। शुरू करते हैं फिर आज की कहानी, ठीक है। सबसे पहले होमवर्क, ये होमवर्क दिया गया था आपको, ट्राई किया था। फिर आगे पूछने के लिए सर एरर एनालिसिस होगा क्या, एरर होगा क्या? अबे भाई कैसे आदमी हो, प्लानर देखो ना जाके, वहां लिखा है एरर होगा। हे भगवान, सर पैरालैक्स होगा क्या? अरे प्लानर को चेक करना यार। फिर कोई पूछेगा कि सर मोशन पढ़ाओगे क्या? फिर कोई पूछेगा सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाओगे क्या? फिर कोई पूछेगा ग्रेविटेशन पढ़ाओगे? अबे कैसी बातें कर रहे हो यार। जो एनसीईआरटी में सब पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी बात। जो कुछ भी एनसीईआरटी में है वो सब पढ़ाया जाएगा। जो स्कूल एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, जो बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, वो सब पढ़ाई इस बैच में होगी, ठीक है। किया था, हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। आओ देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट y इज गिवन एज y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था? मैं कहा y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। मैंने इसको थोड़ा तोड़ दिया था आपके लिए। क्या तोड़ा था? मैंने कहा था भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, a आप बताओ क्या है, k आप बताओ क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है ना, लिखा हुआ है यहां पे। x इज पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। फिर माइनस आ गया, ओमेगा आप बताओ क्या है, t टाइम है। ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो मैंने आपसे कहा था साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा, अरे याद करो, साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। m0 l0 t0 यानी 1 के बराबर होगा। हाँ या ना? बताया था कि नहीं? कल से बेटा क्लास नहीं है फिजिक्स की आपकी, कल से मतलब कल नहीं है, सॉरी, कल परसों तरसों नहीं है, फिर मंडे होगी, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे रहने वाली आपकी क्लास है उदय की, ठीक है। प्लानर चेक कर ले, शेड्यूल चेक कर ले, सब कुछ बता दिया है भाई, सब कुछ दे दिया है मेरे बच्चे, ऐप में हर एक चीज है, ठीक है। आओ, kx माइनस ओमेगा टी, साइन के अंदर जो कुछ भी होता है, अरे भाई साइन के अंदर जो कुछ भी होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बात करें अगर, तो kx माइनस ओमेगा टी का कोई डायमेंशन नहीं है, दे आर डायमेंशनलेस। तो भाई अगर इसका भी डायमेंशन नहीं है और इसका भी नहीं है, क्योंकि माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ सेम रहता है, और इक्वल टू के इस तरफ भी सेम रहता है, यानी ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस है, बोलो हाँ। ये डायमेंशनलेस है तो ये डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस है, बोलो हाँ। यानी kx भी 1 के बराबर हो गया, और ओमेगा टी भी 1 के बराबर हो गया। सही बात है सर, क्योंकि डायमेंशनलेस 1 ही होता है, डायमेंशनलेस का मतलब इक्वल टू 1 ही होता है। सही बात है। अब आपको k का डायमेंशन निकालना है। x का क्या होगा? x इज डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ बेटा, लेंथ लंबाई, l इज इक्वल टू 1, तो k क्या हो गया? जल्दी बोलो 1 बाय l, और 1 बाय l इज व्हाट? l माइनस 1। खत्म हो गया।
हो गया, कल ही कर दिया था, ये तो कल ही कर दिया था। के क्या L-1, ओमेगा पे आ जाओ, ओमेगा पे आ जाओ। ओमेगा का डायमेंशन निकालना है, टी बोले तो टाइम, तो टी होगा इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्या हो गया बेटा, ओमेगा हो गया 1/t, और ये निकलेगा तो कैसा निकलेगा, t-1, खत्म, t-1। ये L-1, ये t-1। क्या ही था इसमें, क्या ही था बेटा इसमें, आसान, ठीक है, समझ में आ गया। के L-1, L नीचे चला जाएगा, ओमेगा का t-1, क्योंकि t नीचे 1/t आ जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। कल भी बताया था, ये तो सिंपल है एकदम, कल भी बताई थी ये चीज, तो एज इट इज कल बताया था। ओमेगा टी को अलग बताया था और के एक्स को अलग बताया था, अब मिला के बता दिया, अब सवाल को मिला के बता दिया, तो घबरा क्यों गए। दोनों को अलग अलग कल बताया था कि नहीं बताया था, ओमेगा बताया था t-1 होता है, के बताया था L-1 होता है, अब दोनों को मिला के बता दिया, तो घबराए क्यों, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, आराम से आराम से, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये पूरा ही डायमेंशनलेस है, क्योंकि साइन के अंदर जो कुछ भी हो, साइन तो खुद में डायमेंशन होता नहीं, तो ये पूरा ही क्या है, असल में डायमेंशनलेस है। तो यार बात को समझ, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इक्वल टू के राइट साइड पर क्या होगा, आप ही बताओ, आप ही बताओ। अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेसमेंट है तो इक्वल टू के राइट साइड पर क्या होगा, पोह लगा के बताओ, पोह पीओएच, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ और बताओ। मुझे सूचना मिली है कि इस बैच के अंदर इतने सारे नए बच्चे आ गए हैं जो हमारी क्लास 1 में थे ना, उसके डबल। हाथ जोड़ के विनती है, पहला लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखना, उसके बाद तीसरा देखना, और फिर इस लेक्चर को देखना, ठीक है। बारी बारी, बारी बारी, सबकी बारी, एक बारी, सारी बारी, ठीक है। जितने बच्चे नए आए हो, स्वागत है उदय बैच के अंदर आप सभी का, ठीक है। जितने बच्चे डे 1 पर थे ना, उसके डबल बच्चे हो गए हैं अब, ऐसा सूचना मुझे मिली है, ठीक है। 4th क्लास है बेटा आज, 4थी क्लास है आज, ठीक है, फिजिक्स की 4थी क्लास है आज। तो भगवान के लिए और खुद के लिए पहला लेक्चर देखते हुए आना, ठीक है। और पहले लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉमिस करवाया था, वो प्रॉमिस आपसे भी चाहिए मुझे, जो नए बच्चे जुड़े हैं स्पेशली उनसे कह रहा हूं, ठीक है। और पुराने वाले याद रखे। तो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं यहां पर बच्चे, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं यहां पर बच्चे। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो राइट साइड पर भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, यानी ए का डायमेंशन भी लेंथ ही होगा L, ठीक है। तो ए भी निकाल लिया, जी हां, ए भी निकाल लिया, जी हां, ओमेगा भी निकाल लिया, जी हां, के भी निकाल लिया, तीनों निकल गए, ओमेगा भी आ गया, के भी आ गया और ए भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स पर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है भाई, डिराइविंग द फॉर्मूला, है ना, और उसके बाद सबके लेवल निकलेंगे, ठीक है लेवल सबके निकालेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पढ़ लो एक बार आराम से, आराम से, शांति से, सबर से, टॉपिक का नाम पढ़ लो, टॉपिक का नाम पढ़ लो, क्या नाम है टॉपिक का, आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। डिराइविंग फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशन फॉर्मूले आपने बनाने सीखे उनका इस्तेमाल करके फॉर्मूले भी डिराइव किए जाते हैं, फॉर्मूले भी डिराइव किए जाते हैं। आपको पता ना फिजिक्स में डेरिवेशन आती है, अरे 9वीं में थे, डिराइवेशन करी थी कि नहीं करी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एल्जेब्रिक डेरिवेशन करी थी, फिर एक ग्राफिकल डेरिवेशन करी थी, याद है, डिराइव करना, इक्वेशंस को डिराइव करना। तो इक्वेशंस को डिराइव भी करने का एक मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम एक सवाल उठाएंगे, ठीक है। उस सवाल में जो जो कुछ भी दिया है, अभी एक सवाल आपके सामने लेके आऊंगा, सवाल में जो कुछ भी दिया है ना, उनकी मदद से हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। तुमने नहीं अटेम्प्ट करना, सुन लो ध्यान से, आपने अटेम्प्ट नहीं करना, आपके लिए होमवर्क भी है, आपके लिए क्लास वर्क भी है। पहले मैं करूंगा, मुझे देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से हर एक स्टेप को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से हर एक स्टेप को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से सीखेंगे। देखो देखो जी, सवाल में क्या कह रहा है, जरा देखो मेरे साथ। कह रहा है फोर्स F है, वो एक स्फेरिकल बॉल पर लग रही है जिसकी रेडियस R है और वो v स्पीड से चल रही है। रेडियस क्या है जी, R है, और वो v स्पीड से चल रही है इन अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है, इज गिवन बाय। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे इसका, देखो घबराना नहीं,
घबराना नहीं। आप इनमें से कुछ लोगों को नहीं जानते, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वैसे तो मैंने आपको निकलवा के दिया था, उसका डायमेंशन मैंने आपको बताया था कैसे आता है, याद है? फॉर्मूला याद है क्या था? कोई बात नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 पाई ईटा आरवी, याद आ रहा है? तो इसका डायमेंशन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं निकाल के। इस ईटा का डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, पहले एक बार हमने निकाला हुआ है, दूसरे लेक्चर के अंदर था ये, ठीक है? लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है? इस फॉर्मूले को क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, ठीक है? शुरू करें, चलो देखो, अभी हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, इमेजिन करो, माइंड में इमेजिन करो, अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है, सुनिएगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई ये जो फोर्स है ना, एक बर्तन है, उसके अंदर एक बॉल है आर रेडियस की, ठीक है? आर रेडियस की एक बॉल है, ठीक है? वो ना नीचे की तरफ जा रही है वी स्पीड से, यही बोल रहा है, रेडियस आर है, मूव कर रही है वी स्पीड से, ठीक है? और लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया हुआ, लिक्विड का, ये लिक्विड है, ठीक है? ये लिक्विड है, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया हुआ ईटा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला डिराइव करके बताना है कि भाई ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, और कैसे डिपेंड कर रहा है। आओ देखो हम क्या करेंगे। स्टेप 1 क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि आप भाई फोर्स निकालने जा रहे हो, है ना? आप फोर्स निकालने जा रहे हो, ठीक है? यहां पर 3 चीजें दी हुई है, कौन कौन से फैक्टर्स गिवन है? एक तो आर गिवन है, रेडियस, एक स्पीड गिवन है v, और एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है ईटा, इस सिंबल को कहते हैं ईटा, ठीक है? तो 3 चीजें आपको क्या कर रखी हैं, दे रखी हैं। तो हमें काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये r की पावर a, v की पावर b और ईटा की पावर c पे डिपेंड कर रही है। अभी हमको पता ही नहीं है ए बी सी कौन है। क्या आपको पता है ये a1 है या ये a2 है, ताकि r का स्क्वायर बन जाए, या फिर ये a3 हो, r का क्यूब बन जाए? क्या अभी आप कुछ पक्के से कह सकते हो? क्या पता ये b-1 हो, वेलोसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना हो, है ना? हो सकता है ये c की वैल्यू हाफ हो, तो ये रूट में आए। क्या आपको अभी कुछ पक्के से पता है क्या? बताओ मुझे, क्या आपको अभी पक्के से पता है क्या? आप में से फिर वही भसड़ कर रहे हो। तुम पूछ रहे हो विस्कोसिटी क्या होती है। भाई मैं कैसे बताऊं विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी जब आएगी तब पढ़ेंगे ना, अभी जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो भाई। अभी जो विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो घर्षण लगाता है बॉल पर, बस हो गया। आ गई फील? नहीं आई ना? जब पढ़ोगे तब आएगी ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने शुरू से बात बोली है आपको। मैं कह रहा हूं आप तरीके पर फोकस करो, आप चीजों को पकड़ो मत, तरीके पर फोकस करो। क्या है, मैं अभी कैसे बता दूं आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? फिर फिजिक्स पढ़ने का क्या फायदा हुआ? आज ही सारी फिजिक्स पढ़ लो। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको केवल विस्कोसिटी का डायमेंशन दूंगा मैं, ठीक है? आपने यूज करना सीखना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ए बी सी की वैल्यू क्या आपको पता है या नहीं? क्या आपको ये ए बी और सी की वैल्यू पता है, हां या नहीं? एक बच्चा पूछ रहा है हमने एफ ही क्यों लिया? फोर्स निकालनी है क्योंकि बेटा, इसलिए, ठीक है? फोर्स निकालनी है इसलिए, ठीक है? हां, तो आंसर है नहीं, हमें नहीं पता ए क्या है, हमें नहीं पता बी क्या है, हमें नहीं पता सी क्या है। वही निकालेंगे, उसी से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? आओ देखते हैं अब ये कैसे चलेंगे हम आगे। अब स्टेप 1 तो ये लिख लिया, स्टेप 2 क्या हो, आओ स्टेप 2 देखते हैं। देखो भाई, एफ प्रोपोर्शनल है आर की पावर ए, वी की पावर बी, एन की पावर सी। हमें पता ही नहीं एबीसी क्या है, क्या पता रूट हो, क्या पता स्क्वायर हो, क्या पता क्यूब हो, क्या पता क्यूब रूट हो, क्या पता 4 की पावर हो, क्या पता 10 की पावर हो, हमें कुछ नहीं पता अभी तो, है ना? तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे के। एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता ना के, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया के के बाद लिखा आर की पावर ए, वी की पावर बी और ईटा की पावर सी, ठीक? आर की पावर ए, वी की पावर बी, ईटा की पावर सी, ठीक है? सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप एलएचएस में जो पढ़ा है, फोर्स है ना एलएचएस में, क्या आप इसका डायमेंशन जानते हो क्या है?
क्या आप फोर्स का डायमेंशन जानते हो? जी हां, हम जानते हैं। हम इन सबका डायमेंशन जानते हैं। आइडियली अपने को जानना चाहिए, इन सबका डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए। हां जी, सबसे पहले मुझे फोर्स का डायमेंशन बताओ क्या है। बेटा लेट आए हो तो ये आपकी गलती है। मैं उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोबारा बता के जो पहले से बैठे हैं, ठीक है ना। अगर आप लेट आए तो आपकी गलती है, ये आपको टाइम से आना चाहिए। 6:30 क्लास शुरू होती है तो एग्जैक्ट 6:30 स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, फोर्स के डायमेंशन बताइए क्या है। MLT-2, बढ़िया, अपने नाम के तरीके से याद रखनी है ये, MLT-2। ये हो गया LHS, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड खत्म, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड में एक के कांस्टेंट है, इसका हमें कुछ नहीं पता है कौन है, इसको छोड़ो। आर के पास आते हैं। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, फटाफट बताओ। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। एल, शाबाश, एल। तो एल की पावर क्या लिखूं? एल की पावर में क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, क्योंकि आर की पावर क्या है? ए है, ठीक है। फिर आता है वी। वी बोले तो वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए भाई क्या है। वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए भाई क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? बहुत बार देख लिया है बेटा ऑलरेडी, ये बहुत बार देख लिया। LT-1, बढ़िया, LT-1 की पावर बी, ठीक है। अब बारी आती है ईटा की। नोट्स पूरे हैं जिन बच्चों के, पन्ने पलटे और बताएं ईटा का डायमेंशन क्या निकाला था। तब ईटा का डायमेंशन क्या निकाला था, उसकी पावर सी कर देंगे। क्या था ईटा का डायमेंशन, करा था बेटा तब, तो नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नोट्स पूरे नहीं है तो फंस गया, नोट्स पूरे नहीं है तो आज फंस गया बेटा। इसलिए बोल रहा हूं नोट्स पूरे होने चाहिए, नोट्स पूरे होने चाहिए हर एक बच्चे के। शाबाश, बहुत बढ़िया। यार बच्चे का नाम बहुत तेजी से निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया। जिज्ञासा, एक बच्चे का नाम पढ़ लिया। हर्षिता, सुशांत, तनुश्री, स्नेहा, आयान, आर्यांश, बढ़िया। ML-1 T-1। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता रहेगा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता रहेगा, शिकायत करने वाला शिकायती करता रहेगा। भाई शिकायती मत करो। अगर वो लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं तो आपको भी डे 1 का लेक्चर देखना है, बात खत्म। डे 1 से लेक्चर देखते हुए आओ तो सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा उसको। हार थोड़ी ना मान जाएंगे। साइंस ले ली है, PCM PCB ले लिया है अपन ने, तो हार नहीं मानना है। वो भी तो वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। उन्हें भी तो 4 ही दिन हो या बैच लिए हुए, तुम्हें भी 4 ही दिन हो या बैच लिए हुए। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, केवल 4 दिन का अंतर है। और वो 4 दिन का अंदर आने वाले 3 दिनों में पूरा कर लो। जो आने वाले 3 दिन है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस्तेमाल करो पूरे तरीके से, बैकलॉग कंप्लीट करो। बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर नए आए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं ये बात। कृपया लेट ना आए क्लास के अंदर और अपना बैकलॉग कंप्लीट करें, ठीक है ना। मैं बाकी बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता आपके चक्कर में बार बार, ठीक है ना। मैं बार बार टाइम वेस्ट करके उन बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता जो पहले से पढ़ रहे हैं, है ना। वो क्यों भुगते? आप लेट हैं तो आपको भुगतना है। आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको तो ये लेक्चर देखना भी नहीं चाहिए, आपको तो इस लेक्चर में आना भी नहीं चाहिए, आपको तो लेक्चर 1 से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले स्टेप में। यहां तक सब समझ में आ गया? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आओ सुनो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं पता है? हम लेफ्ट हैंड वाले M को राइट हैंड वाले M से कंपेयर करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड वाले L को राइट हैंड वाले L से कंपेयर करने वाले हैं, और लेफ्ट हैंड वाले T को राइट हैंड वाले T से कंपेयर करने वाले हैं। सर ये कैसे करेंगे? आओ देखो, आओ देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि यहां पर M की पावर 1 है, यहां पर L की पावर 1 है, और T की पावर -2 है, इज इक्वल टू, इस पूरे में M की पावर क्या है? RHS के अंदर M की पावर क्या है? सर M की पावर है C। देखो देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? C। तो यहां भी C आएगा, यहां भी C और यहां भी C, है ना। तो M की पावर क्या आएगा बेटा? C आएगा। आप मुझे बताइए L की पावर क्या आएगा? सब में से बताओ L की पावर क्या आएगा? सर L की पावर यहां पर A है, यहां पर L की पावर क्या है? B है, और यहां पर L की पावर क्या है? -1 इंटू C, -C है। देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। M की पावर सिर्फ C है, लेकिन L की पावर यहां से A है, L की पावर यहां से B है, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती है। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। 8th क्लास की बातें बोलनी पड़ रही है क्या मुझे?
एल की पावर ए है, एल की पावर बी है, ऐड एल की पावर माइनस सी है तो माइनस सी यहां पे साइड में लिख लोगे। बोलो हां, बोलो हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ए बी सी नहीं लिखेंगे, ए और फिर प्लस में आएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, बी प्लस में आएगा और फिर बेस और से में पावर फिर ऐड हो जाएगी, माइनस सी आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। मुझे भाई टी बताओ जल्दी से, टी की पावर क्या होगी? अब सोच के बताना, अब सोच के बताइए, बिल्कुल सोच के बताइए, टी की पावर क्या होगी? टी की पावर देखो, एक टी यहां पर है, एक टी यहां पर है, क्या लिखूं? एक टी यहां पर है, एक टी यहां पर है, क्या लिखूं? टी की पावर क्या? टी की पावर क्या? शाबाश आमलान, आध्या, रूपप्रीत, क्या बात है, अतुल, अयाति, साक्षी, सोनी, ओ भाई बहुत सारी लड़कियां हैं भाई, लड़के कहां हैं? जशन, हाँ, प्रखर, क्या बात है। यहां से आया माइनस बी और यहां से आया माइनस सी। अब करेंगे कंपेयर, देख बेटा कंपेयर करूं, देख बेटा कंपेयर करें, अब होगा कंपैरिजन, अब होगा कंपैरिजन बोथ साइड्स। दिखाऊं, ये देख, ये वाला एम और ये वाला एम कंपेयर करो, ये वाला एल और ये वाला एल कंपेयर करो, ये वाले टी की पावर और ये वाले टी की पावर को कंपेयर करो। कंपेयर करके क्या निकलता है? देखो, इसका m का पावर 1 है, इसका m का पावर c है, तो c इज इक्वल टू 1 हो गया। डब्बा बंद, डब्बा बंद। l की पावर 1 है, l की पावर a प्लस b प्लस माइनस c है ना, तो a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1, ठीक है। और t की पावर क्या है? माइनस हाफ। यहां t की पावर क्या है? माइनस b माइनस c, माइनस b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना? अब आपने c की वैल्यू उठा के यहां रख देनी, इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत सिंपल, इक्वेशन सॉल्व करना है आपने। अब समझ गए? देखो यार, बहुत सिंपल, दोनों तरफ LHS में भी MLT लिखा है और RHS में भी MLT लिखा है, दोनों की पावर को कंपेयर करना है। तो दोनों की पावर को कंपेयर करने के लिए हमने 3 इक्वेशन लिख ली। क्या ये 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये 3 इक्वेशन सॉल्व हो सकती है? क्या मैथ्स है भाई, मैथ्स। क्या ये 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? क्या, आओ करते हैं, आओ करते हैं। सी की वैल्यू 1 है, या 1 डाल दूं? देख भाई, सी की वैल्यू 1 है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 है, ठीक है ना। और माइनस बी माइनस सी बराबर क्या है? माइनस 2, ठीक है। तो सी 1 है, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी भी ए और बी की वैल्यू नहीं आई, तो यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं, सी को 1 पुट कर देते हैं, बी निकल के आ जाएगा। देखो क्या करूंगा, माइनस बी और माइनस सी की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस 1 उठा के यहां ले जाओ, ये माइनस 1 उठा के यहां ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 1, माइनस बी माइनस 1 कट गया, बी क्या आ गया बेटा? बी भी आ गया 1, बी भी आ गया 1, बी को उठा के यहां रख दो, बी की वैल्यू 1 उठा के यहां रख दो, तो ए प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कट गया, ए भी क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। बोलो हाँ या ना? सब कुछ 1 है कि नहीं है? चेक कर लो, अपनी रफ कॉपी में करें और चेक करें, अपनी रफ कॉपी में करें और चेक करें। ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी मुझको, सी की वैल्यू 1 है ही है, डाली यहां पर बी निकाल ली, डाली दोनों यहां पर ए निकाल ली, तो ए भी 1, बी भी 1, सी भी 1। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि ए की पावर भी 1 है, बी की भी 1 है और सी की भी 1 है। तो भाई देर किस बात की? फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूले की डिपेंडेंसी पता चल गई। बोलो हाँ या ना? उठाओ यार, ए की वैल्यू 1 यहां रख दो, बी की वैल्यू 1 यहां रख दो और सी की वैल्यू 1 यहां रख दो, और फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा यहां पर रखने के बाद वो बनेगा एफ इज इक्वल टू के, पता नहीं कौन सा कांस्टेंट है, लेकिन आर की पावर 1 और वी की पावर 1 और ईटा की पावर 1 है ना। और अगर आपको धुंधला धुंधला याद हो तो ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था, यहां पर क्या लिखा था? 6 पाई ईटा आर वी, सबकी पावर 1 थी कि नहीं थी? है ना। तो वही निकल के आया कि नहीं आया बताओ? बस इतना ही बता पाएंगे हम इसके बारे में, हम इतना ही बता पाएंगे। क्या हम ये के की वैल्यू को 6 पाए बता पाएंगे क्या?
इस मेथड के पास क्या ये कांस्टेंट निकालने का कोई तरीका है? इस मेथड के पास, इस तरीके के पास, ये जो तरीका मैंने लगाया है, क्या हम कभी के पता कर पाएंगे जिंदगी में? हां या ना? क्या हम कभी, हां, अनुश्री पूछ रहे सर 6 पाई कहां से आएगा? मेरा भी वही सवाल है आपसे, क्या हम कभी 6 पाई निकाल पाएंगे इस तरीके से? क्या आंसर है? नहीं। यह तरीका 6 पाई निकालने के लायक ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कि यह तरीका एकदम ही खराब है? क्या यह तरीका एकदम ही खराब है? क्या यह तरीका हमको कुछ नहीं बता रहा? क्या बाकी चीजें तो बता रहा है? अरे डिपेंडेंसी तो बता रहा है, ठीक है यार, कांस्टेंट नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, कांस्टेंट जो है ना, वो ऐसे कभी निकलते भी नहीं। कांस्टेंट हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे जाएंगे ना लैब्स के अंदर, तब जाकर के साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढा कि जो के है ये 6 पाई है। एक्सपेरिमेंट कर करके के निकलता है, ठीक है? हवा में तीर मार के के नहीं निकलता। इन तरीकों से और कॉपी और पेन लेकर के बैठने से कभी कांस्टेंट नहीं निकला करते। कांस्टेंट निकलते हैं कैसे? कांस्टेंट निकलते हैं एक्सपेरिमेंट से। आपको पता है न्यूटन साहब ने भी, ऐसे ही थोड़ी सी बात बता देता हूं, थोड़ी सी फालतू बात कर लेता हूं आपके साथ, कर लूं? थोड़ी सी फालतू बात कर लेता हूं। आपको पता है न्यूटन साहब ने ग्रेविटी के बारे में सिर्फ इतना ही बोला था, क्योंकि वो कॉपी पर काम करते थे, वो कॉपी पेन पर काम करते थे। उन्होंने बोला था कि भाई जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, वो मासेस के डायरेक्टली रिवोल्यूशन होती है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होती है। उन्होंने पूरा फॉर्मूला दिया ही नहीं था। पता आपको ये बात? ये पूरा फॉर्मूला किसने दिया? किसने यहां पर बड़ा सा जी लगाया? पार्ले जी, मेरा जी, तेरा जी, ये जी किसने लगाया? ये जी लगाया कैवेंडिश साहब ने। एक्सपेरिमेंट कर करके कैवेंडिश साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बेटा जो कांस्टेंट निकलते हैं वो पेन पेपर पे नहीं निकलते, एक्सपेरिमेंटों से निकलते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ी सी फालतू बात मैंने आपके साथ वैसे ही कर ली, ठीक है? तो अगर आप सोचो कि 6 पाई कहां से आएगा, तो भाई हम तो नहीं जानते कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट करो तो पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट करे और वहां से 6 पाई को लगाया साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है? लेकिन अदरवाइज ये तरीका क्या बहुत ही घस्सी तरीका है क्या? एकदम ही फालतू तरीका है क्या? नहीं भाई, डिपेंडेंसी तो बता रहा है, फोर्स की डिपेंडेंसी तो बता रहा है कि आर पर है, वी पर है और ईटा पर है, और सबकी पावर 1 1 1 पर है, स्क्वायर पर नहीं है, क्यूब पर नहीं है। इस प्रकार से समझ गए बात को? ठीक है। तो एक सवाल मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है? एक और सवाल करके दिखाता हूं, मैं ही करवाऊंगा, सबर रखो, मैं ही करवाऊंगा, ठीक है? एक और सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध है, आइए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ होती है, कोई होती होगी भाई, हमें नहीं पता, हमने पढ़ी नहीं आज तक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। हम तो अभी चैप्टर 1 पे हैं, हम तो अभी क्लास 11th में नए आए, अभी पैदा हुए हैं, हमें पता ही नहीं सेंट्रीपिटल क्या होती है। हमें पता है फोर्स, हमें फोर्स पता है, लेकिन, है ना? ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है किसी पार्टिकल जिसका मास m है और जो मूव कर रहा है रेडियस r पर, ठीक है ना, और जिसकी स्पीड v है, वो कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा? मतलब क्या है मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी सी फील दे देता हूं। फील ये है भाई कि एक पार्टिकल है, ठीक है? ये रहा मोटा सा पार्टिकल, इसका मास है m, ठीक है? ये v स्पीड से चल रहा है, ये v स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, और जिस सेंटर के अराउंड गोल घूम रहा है उसकी रेडियस r है, ठीक है? तो आप बताइए फोर्स कितनी है? आप बताइए जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो कितनी है? ठीक है जी, ये पूछ रहा है। आप मुझे बताओ मैं स्टेप 1 कैसे लिखूं? बेटा मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता करना है ना, मैं स्टेप 1 कैसे लिखूं जरा बताओ, आप ही बताओ स्टेप 1 क्या होगा? यह फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करती हुई बताई गई है यहां इस क्वेश्चन में? यह फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करती हुई बताई गई है? बताइए, किन किन बातों पर डिपेंड करती हुई बताई गई है? सही है, एफ प्रोपोर्शनल बताई गई है। अब डायरेक्टली है या इनवर्सली है वो तो पावर बताएगी ना,
वो तो इनकी डायमेंशंस बताएगी ना, वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें इतना पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और ये प्रोपोर्शनल है आर के, और ये प्रोपोर्शनल है वी के, लेकिन यही नहीं पता कि कौन सी पावर है। तो हमने इस बार पावर ले ली एक्स, पावर ले ली वाई, पावर ले ली जेड। सही है यार, एबीसी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, पी क्यू आर ले लो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, जो मर्जी ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, तो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर अलग करने के लिए एक्स वाई जेड लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर नेक्स्ट स्टेप तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में तो हम बस इक्वल टू करते हैं, एक कांस्टेंट के लगाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, और इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, एम एक्स आर वाई और वी जेड। ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा? है ना, ये मास है, ये रेडियस है, ये स्पीड है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? यस, डायमेंशन लिखेंगे। देखो कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं पता कुछ, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, तो जिनके बारे में कह सकते हैं वो तो लिखें। ठीक है, तो यस, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसका डायमेंशन होता है MLT-2। मुझे पता है कि आपको पता है, इसलिए यहां पर सीधी सीधी लिख रहा हूं। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो। मास का डायमेंशन क्या होता है जिसकी पावर x है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? मास का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी बोलो। यस, गुड, m होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये r रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी बोलो, जिसकी पावर y है। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है जिसकी पावर y है? बहुत सही, l लेंथ होती है ना, और रेडियस एक टाइप की लंबाई तो है, और रेडियस लंबाई ही तो होती है भाई, डिस्टेंस ही तो होता है। ठीक है ना, तो l की पावर y। ठीक है, l की, इसको सीधा लिखता हूं, l की पावर y। ठीक है ना, और v इज स्पीड। स्पीड की डायमेंशन बताओ जल्दी से, फटाफट 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 फटाफट, स्पीड की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन जल्दी से। गुड गुड माय डियर डियर चाइल्ड, माय वेरी डियर लवली लवली चाइल्ड, LT-1 की पावर z। ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए आमने सामने रखना पड़ेगा। बारी आ गई है, आमने सामने का मुकाबला हो जाए, हो जाए, हो जाए मुकाबला। आओ मुकाबला करवाएं, आओ मुकाबला करवाएं। m की पावर यहां 1 है, l की पावर यहां 1 है, t की पावर यहां पर -2 है, बराबर में। m की पावर पूरे में क्या है? m की पावर पूरे में क्या है? सर m की पावर तो केवल x ही है। अरे वाह, अरे वाह, m की पावर तो बस x ही है। l की पावर पूरे में बताओ, l की पावर पूरे में क्या है? l की पावर पूरे में क्या है? सर l की पावर यहां से y है और यहां से z है, बेस से में पावर ऐड कर देते हैं, y प्लस z। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। m की पावर x, l की पावर y प्लस z, और t की पावर क्या लिखूं? t की पावर क्या लिखूं? t की पावर -1 है, -1 इंटू z इज -z। क्या कर दूं कंपेयर? क्या अब कंपेयर होने के लायक हैं? क्या अब कंपेयर होने के लायक है? बच्चों ने आंसर भी निकालने शुरू कर दिए। बेटा थोड़ा थम जाओ, अभी सीखने वाले सीख रहे हैं, कुछ बच्चे नए हैं आपके यहां ना, कुछ बच्चे नए हैं। कुछ नहीं, जितने तुम थे उतने ही और आए हैं बच्चे, तो इसलिए मुझे थोड़ा आराम से चलना पड़ रहा है। ये होता है बैच में, ये चीजें होती हैं, स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाती है। ये देख करके कि भाई आधी जनता तो वो देख रही है जो नहीं आई है, क्या करे। हाँ जी, कंपेयर कर जाएं, m से m को कंपेयर, l से l को कंपेयर, और t से t को कंपेयर। चल भाई शुरू करें, चल भाई शुरू करें। m की पावर 1, m की पावर x, x बराबर 1। अरे भाई डब्बा कर दो बंद। ठीक है, अच्छा, l की पावर 1, l की पावर y प्लस z, y प्लस z ही 1 के बराबर आया। ठीक है सर, तो y z निकालना पड़ेगा, अभी अपने को नहीं पता, है ना। और ऐसे ही t की पावर -2, t की पावर -z, तो -z इज इक्वल टू -2। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। और माइनस से माइनस कट भी गया तो Z2 आ गया। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, Z क्या आ गया बेटा? 2 आ गया, X1 आ गया, Z2 आ गया, 2 यहां रख, Y निकल के आ जाएगा, Y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो Y बिकम्स व्हाट? Y बिकम्स व्हाट? 2 चला जाएगा यहां, -2, 1 - 2 इज -1, तो Y आ गया बेटा -1। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। क्या तीनों मिल गए? ओ क्या तीनों मिल गए? बहुत सिंपल है यार, X भी मिल गया, हाँ सर, Y भी मिल गया, हाँ सर, Z भी मिल गया, हाँ सर, +2। ठीक है, क्या देरी करनी चाहिए मुझे? क्या अब और देरी करूं? क्या अब और देरी करनी चाहिए क्या?
अरे पुट कर दो फॉर्मूले में भैया, अब देर करने का कोई फायदा नहीं है। आओ पुट करें। F इज इक्वल टू के, नहीं पता, नहीं पता कौन है, भगवान जाने कौन है भाई, और एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा नहीं। m की पावर x, और x क्या है 1 है, तो m की पावर 1, r की पावर y, r की पावर y, और y क्या है, y है -1, तो r की पावर -1, और v की पावर z, z क्या है, z क्या है, z है 2, v की पावर z, और z क्या है 2। ओ भाई साहब कुछ कुछ बनता दिख रहा है, देखो कुछ कुछ बनता दिख रहा है। F इज इक्वल टू के आ गया, कांस्टेंट है जी, उसके अलावा m की पावर 1 और v की पावर 2 है, यानी v स्क्वायर है, और जो r बना हुआ वो नीचे ले जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। जो बच्चे कुछ कुछ पहले से जानते हैं, उन्हें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स में ये k कुछ नहीं होता, 1 होता है, और एक्चुअली फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का होता है mv स्क्वायर बाय r। कहां बताया था पता है मैंने, ये मैंने बताया था 9th क्लास में। जिन बच्चों ने नींव ले रखा था उनको ये बात पता है लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाके पढ़ लेंगे इसको हम, ठीक है ना। ये के असल में 1 होता है ना, लेकिन कांस्टेंट के बारे में ये कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म होता है, फिनिश, यहां हमारा आंसर खत्म होता है। देखो कांटे वाली तार लग गई, कोई पार नहीं करेगा इसको, ठीक है ना, इसे कोई पार नहीं करेगा, इसे वही पार करे जिसको 9th क्लास का नींव बैच याद है। 9th क्लास के नींव बैच के अंदर मैंने ही ये चीज पढ़ाई है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो mv स्क्वायर बाय r होती है, और ये k कुछ नहीं 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा आंसर यही है ना, फिलहाल के लिए हमारा आंसर यही है, ठीक, फिलहाल के लिए हमारा आंसर यही है। क्लियर बात। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मैं भी करूंगा आप भी करोगे, साथ में करते हैं, ठीक है। चालू करें, आओ थर्ड सवाल करते हैं। कह रहे कि एक्सपेरिमेंट किया गया सिंपल पेंडुलम का, अच्छा जी, और उसका टाइम पीरियड निकाला गया, बोले तो टी कहते हैं टाइम पीरियड को, ठीक है। कह रहे जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है ना, टन 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 ऐसे घूमता है पेंडुलम, ऐसे 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 ऐसे, बोला जो उसका टाइम पीरियड है ना, कह रहे हैं वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और एक चीज मैं और मान लेता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है, एक चीज मैं और मान लेता हूं, मजा नहीं आ रहा, 2 चीजों में मजा नहीं आ रहा, मैं एक और मान लेता हूं कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और मास पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब समझो, ये रहा पेंडुलम, है ना, ये रहा पेंडुलम, इस पेंडुलम पर नीचे ग्रेविटी लग रही है जी, ये रही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, इसका मास और इसकी लेंथ, बोल रहे हैं कि जो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे झूम रहा है, टाइम पीरियड को समझ लो, जो झूल रहा है ऐसे झूम रहा है, झूम रहा, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगेगा। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है सर, एक ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ये अपनी मीन पर है, तो मीन से गया एक्सट्रीम, वहां से गया दूसरा एक्सट्रीम, और फिर आ गया मीन पर, इसे बोलते हैं 1 ऑसिलेशन, एंड ये जितनी देर में होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। वैसे ही बता दिया, वैसे ही जानकारी दे दी मैंने आपको। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर मार के ये कब वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अब ये क्या कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, आओ सवाल को समझे। ये कह रहा है भाई जो टाइम पीरियड है टी, पहला स्टेप क्या होगा, ये जो टाइम पीरियड है टी वो प्रोपोर्शनल है जी, किसके, मास की पावर ए के, लेंथ की पावर बी के, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी, इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो, अब नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं भाई, टी इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट, एम की पावर ए, एल की पावर बी, और जी की पावर सी, इन चीजों पे डिपेंडेंसी है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या हो, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बताइए, जल्दी से बताइए भाई, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसका डायमेंशन लिखेंगे। हाँ जी, टी का डायमेंशन क्या होता है, बताओ, टी का डायमेंशन क्या होता है सर, टी का डायमेंशन होता है टी, लेकिन उधर एम और एल भी कंपेयर होने वाले हैं, इसलिए यहां पर M0
L0T1 ऐसे लिख लेता हूं। क्या ये लिखना सही है कि नहीं? क्या ऐसे लिखना, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा ना यार, उसके M से ये M कंपेयर होगा, उसके L से ये L कंपेयर होगा। सोचो सोचो, तो यहां पर M0 L0 T1 लिखना ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लिखना चाहिए, है ना। K का पता नहीं कुछ, ये हो गया मास, तो M की पावर A, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ का होता है L, L की पावर B। हां जी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? चेक कर लो, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो, चेक करो, पन्ने पलटिए, चेक करिए। LT-2 होती है डायमेंशन एक्सेलरेशन की, LT-2 होती है डायमेंशन, LT-2। निधि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। LT-2 की पावर C, ठीक है। अब आमना सामना करवाने के लिए भाई, आमना सामना करवाने के लिए खोल देते हैं इसको। ये हो गया M0, ये हो गया L0, ये हो गया T1 बराबर। हां जी, इस पूरे RHS में M की वैल्यू, M की पावर क्या होगी? सर M की पावर केवल A ही होगी, ज्यादा चिल्लाओ मत, एक ही है। अच्छा, तो फिर L की बता दे, L की बता दे भाई, क्या लिखूं? L की बता दे बेटा, क्या लिखूं? L की क्या होगी? सर L की यहां पर B है और L की यहां पर C है, दोनों ऐड B प्लस C। ऐसे ही टाइम T की पावर क्या लिखेंगे? -2C। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्या कंपेयर कर लें? क्या कंपेयर कर लें? क्या कंपेयर कर लें? क्या कंपेयर कर लें? उतार दे मैदान में, एक दूसरे के सामने उतार देते हैं। M से M कंपेयर, L से L कंपेयर और T की पावर से T की पावर कंपेयर। आओ जी, आओ जी, कंपैरिजन स्टार्ट करें। कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए वैसे, अच्छी बात नहीं होती है ना भाई। व्हाई आर यू कंपेयरिंग? कंपैरिजन थोड़ी ना करते, लेकिन हम करेंगे। हां जी, A बराबर 0 आ जाएगा, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, A बराबर आ जाएगा 0, है ना। A बराबर 0, B प्लस C बराबर 0, B प्लस C भी 0 के बराबर है ना। L की पावर 0, L की पावर B प्लस C, है ना। और फिर तीसरा क्या आ गया? -2C इज इक्वल टू 1, -2C इज इक्वल टू 1। तो यहां से C क्या आ जाएगा? C आ जाएगा बेटा -12। चेक कर लो, चेक कर लो, C इज -12। और जब C को उठा के यहां रखूंगा, है ना, जब C को उठा के यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा B -12 इज इक्वल टू 0, विच बिकम्स +12। तो B क्या आ गया? B आ गया +12। समझ गए? तो A आ गया 0, B आ गया +12 और C आ गया -12। कर लो, कर लो, कैलकुलेशन कर लो, यहां वाले जाके देख लो। सही है। अब क्या स्टेप है? अब क्या स्टेप बचा? अब भाई साहब कुछ नहीं, A को उठाओ यहां रखो, B को उठाओ यहां रखो, C को उठाओ यहां रखो। आओ करते हैं। T बराबर K, M की पावर A क्या है जी? अरे A तो 0 है, A तो 0 है। अच्छा, और L की पावर क्या? L की पावर B, L की पावर B, B क्या है? B तो हाफ है। और ML, फिर क्या बचा? G बचा, G की पावर क्या है? C क्या है? C है -12। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, M की पावर 0 आ रही है, इसका मीनिंग समझते हो क्या है? मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था कि भाई अगर किसी के दिमाग में यह शंका उत्पन्न हुई कि यार शायद हो सकता है एक और मास नाम की चीज पर भी डिपेंड करता हो, है ना, आ सकती है ना भाई। भाई साइंटिस्ट बैठे हैं बहुत सारे और सोच रहे हैं, कॉपी पेन लेके सोच रहे हैं, ठीक है, कि यार टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, ये किस किस पे डिपेंड करना चाहिए। तो एक ने खड़ा हुआ बोला लेंथ, लंबाई पे बोला, हाँ लंबाई, ठीक है, लंबाई लिख लेता हूं। फिर दूसरा खड़ा हुआ बोला सर मास, हाँ यार हो सकता है मास पे करता हूं, चलो मास भी लिख लेता हूं। फिर सर ग्रेविटी पे कर सकता है, हाँ बेटा ग्रेविटी भी लिख लेता हूं। तो बड़ा जो साइंटिस्ट था उसने सारे छोटे साइंटिस्टों को बुला करके पूछा, तो किसी ने कुछ बोला और उसने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली। समझ रहे हो बात को? उस बड़े साइंटिस्ट ने क्या किया? सारी पॉसिबिलिटी, हो सकता है मास पे डिपेंड करता हो, लेकिन निकल के क्या आया? अंत तो गत्वा निकल के ये आया, यानी एट द एंड निकल के ये आया, अल्टीमेटली निकल के ये आया कि यार मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। मास पे तो डिपेंड, धोखा लग सकता है ना भाई, क्या पता मास पे डिपेंड करता हो, लेकिन मास पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं। मास की पावर 0 है। मास की पावर 0 का मतलब क्या होता है? मास पे
डिपेंडेंसी ही नहीं है ना, जिसकी पावर 0 उस पर डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो क्या बचा, क्या बचा, के बचा, और एल की पावर हाफ क्या होता है बेटा, अंडर रूट, और जो जी है उसकी माइनस हाफ है तो नीचे जाएगा, और नीचे जाके अंडर रूट, इसका होल अंडर रूट लिख लेता हूं, तो टी इज इक्वल टू के होल अंडर रूट एल बाय जी। और जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहां वहां से, उनको पता होगा कि भाई ये के 2 पाई होता है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन यहां तक अपने को जाना नहीं, कांटों वाली तार लगी हुई है, ठीक है। एक्चुअली 2 पाई होता है ये कांस्टेंट, ये एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन आपको यहीं तक लिख करके और आंसर डन कर देना है, ठीक है। यहीं तक लिख के आपको आंसर डन कर देना है। क्लियर है, क्लियर है क्या? एक बार क्लियर है तो बेटा आग लगाओ। 3 सवाल मैंने आपको बैक टू बैक करवाए, 1 सवाल मैंने खुद किया, 2 आपने मेरे साथ किए, और तीसरा वाला तो आपने मुझसे पहले ही कर दिया। समझ में आया तो एक बार फायर वाला इमोजी बना दो, समझ में आया तो एक बार फायर वाला इमोजी जरा ढूंढ के बना दो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोग पेन पेपर पर फॉर्मूले ड्राइव किया करते थे। सच बात है, ये कोई फुद्दू चीज नहीं है, ये साइंटिफिक चीज है, ये साइंटिफिक है और मैथमेटिकल है सारा का सारा, ये देख लो, है ना। तो ये फायदा होता है डायमेंशनल एनालिसिस करने का, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपने होमवर्क में करना है, ट्राई करिएगा इसको, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, ये टाइप 2 है ना, ये टाइप 2 के सवाल है, ठीक है। ये टाइप 2 सवाल है, टाइप 2 सवाल भी इजी है, अब बहुत इजी है भाई। आओ सुनो, आओ सुनो, आओ सुनो, ये टाइप 2 सवाल है, ठीक है ना। एक बार माइंड फ्रेश होकर के सुनना इस बात को, ठीक है ना। फ्रेश माइंड हो जाओ जरा, एक आधा सेकंड थोड़ा आंख ऐसे बंद कर लो। अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा आंख बंद कर लीजिए, केवल 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, पौने 3, 2.5, 2.25, 2, पौने 2, 1.5, 1.25, 1, पौना, आधा, पौआ 0। आ जाओ टाइप 2 के सवाल करते हैं, ठीक है। नहीं नींद नहीं आया भाई, है कमाल कर रहे हो, नींद थोड़ी आ जाएगा जल्दी। देखो, इफ फोर्स, एरिया एंड डेंसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, क्या कह रहा है ये ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि फोर्स, एरिया और डेंसिटी, फोर्स, एरिया, डेंसिटी, इनको फंडामेंटल यूनिट अगर माना जाए, ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, पहले यंग्स मॉडुलस पढ़ा देता हूं, ठीक है, उसके बाद इस सवाल पर आते हैं, ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि। इधर आओ, देखो भाई, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस इज नथिंग बट स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन मैंने आपको दोनों पढ़ाए हुए हैं, पन्ना पलटो, पन्ना पलटो, पन्ने पलटो, जल्दी 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 पन्ने पलटो, ढूंढो स्ट्रेस कहां है, ढूंढो स्ट्रेन कहां है, साथ साथ ही है दोनों, ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, चेक करो, चेक करो। स्ट्रेस का डायमेंशन मत पूछना यंग्स मॉडुलस क्या होता है, मैं बताने के मूड में ही नहीं हूं, बताने के मूड में ही नहीं हूं, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा नहीं इसको, पढ़ाऊंगा जब चैप्टर में आएगा, अभी यंग्स मॉडुलस पढ़ा दूंगा तो तब क्या पढ़ाऊंगा भाई, सोच सोच, जो पूछा उतना बता, जितना पूछा उतना बता, नहीं तो समझ नहीं आएगा, रोएगा, फिर रोएगा, शिकायतें लगाएगा, शिकायतें, सर समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा समझ में भाई। यंग्स मॉडुलस तू जानता ही नहीं होता क्या है, इसकी फील है तुझे, नहीं है ना फील, तो कैसे जानेगा, कैसे जानेगा। स्ट्रेस का डायमेंशन बता और स्ट्रेन का बता, चल जल्दी फटाफट। यस, जो प्रेशर का है भाई क्या होता है, एम L-1 T-2, बढ़िया बढ़िया, ML-1 T-2। और स्ट्रेन का क्या होता है डायमेंशन, हाँ जी, जो बच्चा डे 1 से यहां पर है वो बताएगा, जो नहीं बता रहा रोएगा, सीधी बात है भाई। स्ट्रेन का बता डायमेंशन जल्दी, तेरे को तो इस क्लास में होना नहीं चाहिए बेटा, रोने वाले बच्चे, रोतलू, तुझे इस क्लास में होना नहीं चाहिए, तू पहले लेक्चर में जा सीधा,
स्ट्रेन होता डायमेंशनलेस, बहुत बढ़िया। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस यानी m0 l0 t0 जो कि 1 है ना। तो अल्टीमेटली यही तो रह गया, अरे हाँ कि ना, यही तो रह गया। तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है वो यही होता है जो प्रेशर का होता है, जो स्ट्रेस का होता है। ठीक है, सुन लो सुन लो, सारे नोट का पॉइंट है ये नोट का पॉइंट है, नोट कर लेना। सारे मॉडुलस प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन यही होता है। ठीक है, आगे बहुत सारे मॉडुलस आएंगे, बता दूं नाम, फिर पूछेगा ये तो नहीं बताया सर आपने, ये तो अबे अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब आएगा टॉपिक में तब पढ़ाऊंगा, अभी फॉर्मूला दे तो रहा हूं। बहुत सारे मॉडुलस पढ़ने आगे जाकर के आपको, यंग्स मॉडुलस पढ़ना है, बल्क मॉडुलस पढ़ना है, शियर मॉडुलस पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ना है। ये 4 मॉडुलस हैं और चैप्टर का नाम पता है क्या है? बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड्स। अगली बुक का पहला चैप्टर है, 2 किताबें हैं ना एनसीईआरटी की, दूसरी बुक का पहला चैप्टर है वो। अभी बता दूं यंग मॉडुलस क्या होता है, कैसे बता दूं क्या होता है, कैसे बता दूं क्या होता है बेटा, मेरी मजबूरी समझना, अभी नहीं बता सकता। ठीक है, तो सारे मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस, सबका डायमेंशन यही है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई फोर्स, एरिया, डेंसिटी, इनको आप फंडामेंटल यूनिट मान लो। चलो मान लेते हैं कोई एक ऐसा सिस्टम होगा इस ग्रह पर नहीं, किसी और ग्रह पर कुछ एलियन लोग रहते होंगे, उन्होंने नया सिस्टम बना रखा है। वो बोल रहे हैं भाई साहब हम फोर्स को मानेंगे फंडामेंटल, हम एरिया को भी मानेंगे फंडामेंटल, और हम डेंसिटी को भी मानेंगे फंडामेंटल। हमने बोला हाँ जी मालिक, मान लो मालिक, हमें छोड़ दो, लेकिन मान लो। बोला नहीं छोड़ेंगे, तुम ही से करवाएंगे। बोले यंग मॉडुलस को जानते हो ना? हमने बोला हाँ जानते हैं। बोला यंग मॉडुलस को इनके टर्म्स में लिख के दिखाओ। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। देखो जी, इसने बोला कि यंग्स मॉडुलस को फोर्स, एरिया, डेंसिटी के टर्म्स में लिखो। टर्म्स में लिखने का मतलब होता है कि उसके एक्सप्रेशन में वो होने चाहिए। मतलब ये देखो, यंग मॉडुलस प्रोपोर्शनल होना चाहिए फोर्स की पावर A के, एरिया की पावर B के, और डेंसिटी D दी हुई है की पावर C के। क्या ये वही काम नहीं है जो भी किया था? वही करना है यार, और वही करना है। इसका डायमेंशन जानता है? हाँ जानता है। इसका जानता है? हाँ जानता है। इसका जानता है? हाँ जानता है। और डेंसिटी का, इसका भी जानते हैं, सभी का डायमेंशन जानते हैं हम, तो लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? आओ देखो, बताओ यंग्स मॉडुलस का क्या होता है डायमेंशन? वही जो अभी देखा था, कितना था? m l-1 t-2, हाँ या ना? m l-2 l-1 t-2, यही था, है ना? अच्छा, इसको पहले एक बार ढंग से लिख देते, y इक्वल टू k कांस्टेंट, f की पावर a की पावर b और डेंसिटी की पावर c। ठीक है, m l-1 t-2 इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। ऐसे याद करना जैसे आपका नाम हो, कि पूरे की पावर a। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। सर मत करना आप, नहीं, मैं तो करूंगा। नहीं, मेरे को करना है, मेरा मन है करने का, मैंने करा ही नहीं है, मैंने करके नहीं देखा, मैं सिर्फ ले आता हूं, तुम्हारे साथ ही सॉल्व करता हूं। मैं ये सारे सवाल सॉल्व करके नहीं लाता, मेरा भी मन करता है सॉल्व करने का। जैसे आप लोगों की इच्छा होती है सॉल्व करने की ना, वैसे मेरी भी होती है। मेरे भी वो कीड़ा है जो तुम्हारे है। एरिया की डायमेंशन बताओ, एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो एल स्क्वायर की पावर b। डेंसिटी की डायमेंशन बताइए फटाफट से। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो बताया हुआ मैंने, ये तो बताया हुआ है। मास अपॉन में L3, तो ये हो गया ml-3, जानते हो ना? ml-3, मास ऊपर, वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम जाएगा ऊपर। बहुत बढ़िया, सौरव ने तेज आंसर दिया। पीयू ने तेज आंसर दिया। ml-3 की पावर c। ठीक है, मुकाबला करा दिया जाए। अच्छा, मुकाबले से पहले mlt तो लिख ले। यहां देखो, m1 l-1 t-2 इज इक्वल टू, बेटा जी सुनिए, और बेटा जी सुनिए, m की पावर क्या लिखूं?
एल की पावर क्या लिखूं और टी की पावर क्या लिखूं? दुनिया एमएलटी के अराउंड ही घूम रही है। 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वैसे ये लास्ट है, पता है, आज का दिन ये लास्ट है। एमएलटी वाली दुनिया आज खत्म है, खाली आज लास्ट डे एमएलटी नाम की दुनिया का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पैरेलैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, एरर्स पढ़ेंगे, है ना, शुरू कर देंगे पढ़ना, ठीक है। हाँ बेटा शाबाश। एम की पावर एक तो ए लिखेंगे, सही है, और एक एम की पावर सी लिखेंगे, तो ए प्लस सी, बढ़िया बच्चे यहां पे लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। एल की पावर क्या लिखूं यार, बताओ यार, एल की पावर क्या लिखूं? एल की पावर सर यहां से ए लिखो, यहां से 2b लिखो, 2b है ना, 2b, और यहां से लिखो -3c। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आया, मजा आया। एल की पावर ए, एल की पावर 2b, और इस एल की पावर -3 सब ऐड हो जाएंगे, है ना, और एंड में टी आ गया, तो टी की पावर क्या यहीं से है, -2 है। बस करो कंपेयर, करो कंपेयर। वैसे कंपेयर करना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन हम करेंगे, अच्छी बात या गंदी बात जैसी भी लगे, ठीक है। करें कंपेयर, आओ आओ जी, शुरू करते हैं फिर। a प्लस सी 1 है, ऊपर ही लिख रहा हूं, a प्लस सी 1 के बराबर, हां a प्लस सी 1 के बराबर, a प्लस 2b माइनस 3c -1 के बराबर, a प्लस 2b माइनस 3c -1 के बराबर, ठीक ठीक। और ये -2 है, -2 के बराबर, -2 है, -2 के बराबर। तो देख बेटा, देख बेटा, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, 1 1 बचा, a की वैल्यू आ गई 1। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। इस a की वैल्यू यहां पर डाल, c की आ जाएगी, c की निकाल लो, निकालें निकालें, 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, सही है, सही है। तो c कितना आ गया, c कितना आ गया, c आ गया 0, है ना, c आ गया 0। अब c का 0 यहां डाल, a का 1 यहां डाल, b निकल के आ जाएगा बेटा। चलो करे सॉल्व, चलो करे सॉल्व। इस 2 टिकों को हटाता हूं यहां से, है ना। a की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2b और -0, क्योंकि 0 डालूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू -1। ये +1 उठा के वहां पटक देता हूं, इस +1 को उठाया वहां पटक दिया, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू -1 -1 इज -2, तो 2 से 2 कट गया, 1 1 रह गया, तो b आ गया -1। ओ भाई, ओ भाई, कर दे पुट, कर दे क्या पुट, आओ पुट करें। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू के, एफ की पावर ए क्या है 1, तो एफ की पावर 1, ए की पावर बी, तो ए की पावर -1, और डी की पावर सी, सी क्या है 0, तो डी की पावर 0। हां जी, किससे मेल खा रहा, किससे मैच खा रहा, किससे मैच खा रहा, डी से मैच खा रहा, सही है कि नहीं। बढ़िया 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 माय डियर उदयंश, होमवर्क है ना, एक तो टाइप 2 भी होमवर्क लेके जाओ, है ना, एक तो टाइप 2 भी होमवर्क लेके जाओ भाई, ठीक है, करना इसको, ट्राई करना, ठीक है। 2014 का सवाल है नीट का, ठीक है, 2014 का AIPMT, ठीक है। कुछ लोग अभी ट्राई करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। चलिए चलिए, ब्रेक, अरे ब्रेक ले लिया मैंने वाटर ब्रेक ले लिया। हाँ जी, ऊपर टॉपिक पढ़ लो, क्या है ऊपर टॉपिक पढ़ लीजिए, क्या है, जल्दी 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 से टॉपिक पढ़ लो, ऊपर क्या है, क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट्स का, ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, यूनिट्स का, कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, यूनिट्स का। तो देखो देखो, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो कि आपको किसी फील्ड का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है,
सबके लेवल निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल कन्वर्जन है, मैं पहली बता रहा हूं, ये थोड़ा हाई लेवल कन्वर्जन है, पहली बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एरिया किसी जगह का 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये 50 मीटर स्क्वायर कब होता है? ये 50 मीटर स्क्वायर कब होता है? अगर आपने लेक्चर नंबर 1 ध्यान से देखा होगा तो आपको ध्यान होगा ये बात कि ये तब होता है सर जब हम लेंथ को बाय डिफॉल्ट 1 मीटर लेते हैं। याद है बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसको यूनिट कहते हैं, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसको यूनिट कहते हैं, जिसको हम लोग प्यार से यूनिट कहते हैं, वही वो स्केल जो म्यूजियम में रखा हुआ है, याद आया? अरे वही वो लकड़ी, वही वो डंडा, वही वो स्केल, वही वो जो ठोक के दीवार पर लगा रखा है, वो कितना है? वो 1 मीटर है। दैट इज बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो वो लंदन के या फ्रांस के या कहीं यूरोप में किसी म्यूजियम में लगा हुआ है। वो मैंने आपसे कहा था गूगल भी करके देखना। तो भाई बात यहां पर वहां तक आ चुकी है, देख लो, लंदन तक बात पहुंच चुकी है कि एरिया 50 मीटर होगा, लेकिन कब? जब आपने लेंथ मानी हो 1 मीटर, है ना। लेकिन एक भाई साहब आते हैं, ठीक है, एक भाई साहब आते हैं, उन भाई साहब का नाम है चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार। तो चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार जब आए तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई तुम्हारे यहां होता होगा 1 मीटर, हमारे यहां तो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जी 3 मीटर। बोले भाई साहब ऐसे कैसे? ये क्या बात है? ये ठीक लगा लो भाई साहब, ठीक। बोला चलो ठीक लगा लेते हैं, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड बेशक पूरी दुनिया में होता होगा 1 मीटर, लेकिन चिल्लूपुर में चिल्लू जमींदार आकर के कहते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम इसको 2 मीटर मान लेते हैं। किसने बनाया ये सिस्टम? किसने बनाया? ये बनाया चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार ने। नहीं मान रहा बात को भाई, कह रहा नहीं दूंगा, जमीन है ना भाई, नहीं दे रहा। जमीन की बात है भाई, जमींदार तो आएगा ही ना। हाँ, राजा का पैर था, जैसे राजा नहीं मान रहा था, कह रहा मेरे पैर से नापो, कल राजा मर गया। तो वही कहानी है सेम। बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड सारी दुनिया कहती है 1 मीटर लो, चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार कहते हैं भाई हम तो 2 मीटर लेंगे, हमारे यहां तो रेफरेंस स्टैंडर्ड भाई 2 मीटर होता है, ठीक है। तो आप बताओ कि अब जो एरिया नपेगा वो कितना नपेगा? समझे? चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार आ गए, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। कह रहे नहीं मानूंगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड जो तू मानेगा वो मैं नहीं मानूंगा। आगे आप लड़ लो। तो इसका हमने इलाज ढूंढा। फिर हमने कहा भाई साहब देखो, लड़ाई वड़ाई मत करो, लड़ाई माफ करो, है ना, कुत्ते की पॉटी साफ करो। लेकिन वो साफ कैसे करनी है? पहले क्वेश्चन करना, उसके बाद जाना है पॉटी साफ करने के लिए, ठीक है। देखो N1U1 बराबर N2U2, क्या ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का फॉर्मूला आपको याद है? पहली क्लास में करवाया था भाई, फर्स्ट क्लास में करवाया था। वो बच्चे फंसेंगे जो बीच में आए, अब वो बच्चे फंसेंगे जो बीच में आए। पहली क्लास में आपको बताया गया था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए, भाई साहब, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हाँ या ना? याद है कि नहीं? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो सुन मेरे बच्चे, N1 क्या होता है? मैग्नीट्यूड, दिस इज N1, U1 क्या है? यूनिट, तो दिस इज U1 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, है ना। N2 क्या है? नहीं पता, निकालना है, ये रहा, ये N2 है, ये N2। और U2 क्या है? U2 ये जो भाई ने माना हुआ चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार ने, चिल्लूपुर का चिल्लू जमींदार कह रहा है कि भाई 2 मीटर की लेंथ मानूंगा, ठीक है भाई। तो फिर ये U2 हो जाएगा, कुछ और U2 हो जाएगा यहां पर, है ना। तो देखो पुट क्या करेंगे, देखो N1 है 50, कलर चेंज, N1 है 50, U1 है 1 मीटर स्क्वायर, यही माना है ना बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। बाकी दुनिया, दिस इज चिल्लूपुर का चिल्लू जमींदार, ठीक है। और N2 क्या है? N2 सर पता नहीं क्या है। और U2 क्या मान रहा है? वो कह रहा है भाई 2 मीटर लो। हमने बोला नहीं भाई 1 मीटर ले ले, बोला नहीं ये चिल्लूपुर है, यहां मेरी चलेगी, आई एम द जमींदार। तो ठीक है भाई, ले भाई, तू जमींदार है तो ले, 2 मीटर का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना?
अरे बोलो हाँ या ना। वहां का यूनिट बेसिक स्टैंडर्ड 1 मीटर था, लेकिन चिल्लूपुर का कितना था? 2 मीटर। तो 2 मीटर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, बोलो हाँ। 2 मीटर का स्क्वायर लेना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। तो इसलिए भाई यहां से आ गया 50 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 4, है ना? 2 का स्क्वायर आएगा 4 और साथ में मीटर स्क्वायर। ले बेटा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये 4 चला गया डिवाइड में, तो 50 बटा में 4 इज इक्वल टू N2। काटो काटो 2, 25 और काटो 12.5, 12.5। तो बस जो 50 मीटर स्क्वायर बाकी दुनिया में है, चिल्लूपुर के अंदर वो 12.5 है। समझ गए ना? 12.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज फॉर चिल्लूपुर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? है ना? इसको मीटर स्क्वायर भी नहीं लिखना चाहिए, ये तो कुछ अलग यूनिट होनी चाहिए ना, चिल्लूपुर यूनिट, है ना? चिल्लूपुर यूनिट कुछ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको N2 बताना था क्या है, तो N2 इज 12.5। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कैसे करना है? क्लियर हुआ कैसे करना है? और सवाल करेंगे, ये तो अभी स्टार्ट करवाया है, ये तो मामला भी शुरू हुआ है। आओ देखो एक और सवाल, एक और सवाल। जिन बच्चों को समझ में आया उनके लिए पोल भी लगा देता हूं, ठीक है? 45 सेकंड का पोल लगा रहा हूं, आराम से करो, आराम से करो। 45 सेकंड का पोल भी है उन बच्चों के लिए, ठीक है? हाँ तो बेटा ऐसा ही है, अब चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार ने तो ठान ही रखी है कि भाई मैं नहीं मानूंगा, है ना? तो क्या करें बताओ? लव फ्रॉम कश्मीर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। हाँ चिल्लू यूनिट, अंशुमान, अंशुमान सही कह रहा है, चिल्लू यूनिट है। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? वो कह रहा है भाई देखो वैसे तो एरिया सारी दुनिया जानती है 50 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि भाई एक नया सिस्टम है जिसमें यूनिट को ना 5 मीटर ले लो। यूनिट को क्या कह रहा है? 5 मीटर ले लो। ठीक है भाई, ले लेते हैं। आदेख आदेख भाई, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यही करेंगे, यही करेंगे ना? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब N1 कितना है? पोल पूरा हो गया क्या? चलो बता देता हूं, ठीक है। N1 कितना? N1 है भाई साहब 50, और यूनिट क्या है इसकी? मीटर स्क्वायर, तो वो 1 मीटर स्क्वायर ही होती है कायदे से, सबको ये बात पता है, ठीक है। अच्छा N2 निकालना है सर, और U2 वो बोल रहा है भाई यूनिट को लो 5 मीटर, ठीक है भाई। तो 5 मीटर का फिर क्या लेना पड़ेगा यार? स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है बात? जैसे यहां पर 1 मीटर स्टैंडर्ड माना था, इन भाई लोगों ने 5 मीटर मान रखा है। क्या करूं, क्या करूं? करना पड़ेगा भाई। तो ये हो गया 50, है ना? 1 मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू N2, 5 पंजे 25, तो 25 मीटर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये 25 जाएगा नीचे, तो 50 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू N2। काटा तो क्या आ गया बेटा? 2 आ गया, ठीक है। तो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाह यार क्या बात है, 42% बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। कुणाल गुप्ता 99 प्लस गोल, अरे वाह क्या बात है, गोल हो तो ऐसा। कैप्टन अब्दुल, श्रीशांत, उदयन, उदयन नाम भी उदयन है भाई बच्चे का, फैजान, शिव कुमार, प्रियांशु, तनिष, मोहम्मद जुबैर, यश। अरे यार पहले लड़कियां बहुत आई थी, इस बार एक भी नहीं आई, कहां रह गई भाई? कहां रह गई? कहां रह गई? अच्छा बच्चे पूछ रहे स्क्वायर क्यों किया है? मेरे बच्चे मीटर स्क्वायर है ना, समझ, एरिया मीटर स्क्वायर कैसे आया? बेसिक जा, बेसिक, बेसिक में चल, और बेसिक फंडामेंटल में चल। ये मीटर स्क्वायर कैसे आया होगा यार? 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे। देखो हमने बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड BRS क्या माना है? 1 मीटर माना है, सही है ना? तो ये मीटर स्क्वायर कैसे बना होगा? सोचो, सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो। ये मीटर स्क्वायर कैसे बना होगा यार? 1 मीटर आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, हाँ या ना बताओ? तो अब चिल्लूपुर के चिल्लू जमींदार आए या अल्लूपुर के अल्लू जमींदार आए, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
जमींदार लोग क्या कह रहे हैं, सोच, जमींदार लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 मीटर मानो। ओ माय गॉड, 5 मीटर मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा यार, 5 मीटर को 5 मीटर से इंटू नहीं करना पड़ेगा, बता तो मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं, सोच सोच, एरिया निकाल, वॉल्यूम निकालता तो क्या करता, बता, चल तू बता। जब बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड 1 मान रखा था तो एरिया निकालने के लिए 1 इंटू 1 करना पड़ता है, 5 मानोगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, बहुत सिंपल। एक क्वेश्चन और करते हैं, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, और क्वेश्चन करते हैं, आओ आओ आ जाओ भाई। एक इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम क्या बोले, इनको बोलते हैं अल्लू, अल्लूपुर के अल्लू जमींदार हैं ये, हाँ अल्लूपुर के अल्लू जमींदार। तो क्या कह रहे हैं ये, सुन लो सुन लो, अल्लूपुर के अल्लू जमींदार क्या कह रहे हैं जरा सुन लो। कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ मास 5 kg, यूनिट ऑफ लेंथ 2 मीटर, और यूनिट ऑफ, भाई फुल अपनी मर्जी चला रखी है, देख लो, फुल मनमानी, फुल मनमानी। अल्लूपुर के अल्लू जमींदार क्या कह रहे हैं, अल्लूपुर के अल्लू जमींदार कह रहे हैं कि भाई मास को 5 किलो मानूंगा रेफरेंस, क्या उखाड़ लेगा मेरा, लेंथ को 2 मीटर मानूंगा, क्या उखाड़ लेगा, और टाइम को मानूंगा 10 सेकंड। भाई बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड वाले हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, मालिक क्या कर रहे हो, मालिक, अल्लू साहब क्या कर रहे हो, अल्लू जमींदार जी कृपया ऐसा ना करें, वो बोलेगा अबे चल यहां से निकल, जो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड अल्लूपुर में चलेगा वो मैं बताऊंगा, और वो चलेगा मास के लिए 5 kg। बेसिक वाले क्या बोलते हैं, बेसिक वाले क्या बोलते हैं, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है भाई साहब, 1 kg मानो, क्या कर रहे हो, लेंथ के लिए क्या बोलते हैं वो यार 1 मीटर मानो, और टाइम के लिए क्या बोलते हैं वो 1 सेकंड मानो। सही बात है कि नहीं, यही बोलते हैं ना भाई बेसिक वाले तो, है ना। तो फिर वो कह रहा है कि जो 5 न्यूटन की जो फोर्स है, देखो न्यूटन इज फोर्स, है ना, जो फोर्स है वो नए सिस्टम में क्या होगी, वो नए सिस्टम के यूनिट में क्या होगी, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सबके लेवल निकलेंगे, आओ देखो सबके लेवल निकलेंगे। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, क्या यही करना है क्या नहीं करना, बताओ, सबको यही करना है क्या नहीं करना, चाहे अल्लूपुर हो, चाहे चिल्लूपुर हो, चाहे बिल्लूपुर हो, चाहे डल्लूपुर हो, ABCD में से कुछ भी हो, करना तो यही है। हाँ आओ देखो, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है ना, और N2 निकालना है और इसकी यूनिट भी लिखनी है। लेकिन एक काम करते हैं, ये जो न्यूटन है ना इसको बेसिक में तोड़ दो। बेसिक में कैसे तोड़े सर, याद देख, F इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो मास से हम लोग kg और एक्सेलरेशन से हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं बोलते, और क्या इसी को न्यूटन नहीं बोलते क्या, बताया था ना पहले, बताया था ना पहले। न्यूटन का फंडामेंटल क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का फंडामेंटल क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये N1 है 5, है ना, N1 तो है 5, और जो न्यूटन है उसकी जगह क्या लिखूंगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 जो ये अल्लूपुर में चलेगा, है ना। और मुझे बताओ U2 कैसे लिखूंगा, बता, आप बताओ, आप बताओ, जो यहां 1 kg है, इसको खोल लेता हूं मैं, देख, इसे खोल लेता हूं, देख देख, 5 न्यूटन है ना, N2 में पता नहीं क्या यूनिट बनेगा, पता नहीं क्या यूनिट बनेगा, अल्लू यूनिट बनेगा, क्या पता, पता नहीं कौन सा यूनिट बनेगा, है ना। तो इसको मैं खोल लेता हूं, इस न्यूटन को मैं खोल लेता हूं, कैसे खोलेगा, 5 इंटू न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg, ठीक है, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड का स्क्वायर, सही है, सही है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। अल्लू में कैसे लिखूं, अल्लू में कैसे लिखूं, जो 1 kg है, हाँ जी, जो 1 kg है वो अल्लूपुर में 5 kg है यार, तो क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा 5 kg। अरे बोलो, जो 1 मीटर है बेसिक वो अल्लूपुर में 2 मीटर है, वो 2 मीटर चलता है भाई यहां पर, क्या करें, क्या करें, दुबई में रुपया तो नहीं चलता ना, है ना भाई, ऐसी रशिया में अमेरिकन डॉलर नहीं चलते, वैसी वाली कहानी है ये, समझ जाओ, ठीक है। तो जो 1 kg इस देश में चलता है वो इस देश में 5 kg चलता है, जो इस देश में 1 मीटर चलता है वो उस देश में 2 मीटर चला रखा है जमींदारों ने वहां के। और जो टाइम है
वो यहां 1 सेकंड चलता है तो यहां कितना चलेगा, यहां चलेगा 10 सेकंड, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आओ खोले, सॉल्व करें इसको, आओ खोलें और सॉल्व करें। 5 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। हाँ जी, 5 दूनी 10 और 10 दम में 100, 10 टेंजा 100 है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और बाकी ऐसे का ऐसे आ गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काटो ना यार, kg से kg काट, अरे बोलो, kg से kg काट, मीटर से मीटर काट, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर काट, ठीक है। 0 से 0 भी काट दे, ये 10 चला गया 5 से मल्टीप्लाई होने के लिए, बेटा ये बन गया 5 इंटू 10 50, N2 इज 50, N2 इज 50। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। मालिकों क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या चल रहा है, क्लियर हुआ क्या चल रहा है। एक सवाल और करते हैं, ठीक है, एक सवाल और फिर छुट्टी देता हूं आपको, ठीक है, एक सवाल और छुट्टी देता हूं, ठीक है। हाँ जी, इन अ न्यू सिस्टम, बिल्लू सिस्टम। देखो बिल्लूपुर के बिल्लू जमींदार आ गए, अब देख रहे हो तुम, देख रहे हो, ये बिल्लूपुर के बिल्लू जमींदार हैं। ये कह रहे हैं भाई हमारे इलाके में ना चलेगा, हमारे इलाके में ना चलेगा। ये क्या ना चलेगा, कह रहा भाई मास को 2 kg लेना पड़ेगा, लेंथ को 2 मीटर लेना पड़ेगा, और टाइम को 4 सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है, और 12 जूल की जो एनर्जी होती है वो हमारे सिस्टम में निकाल के दिखाओ। चलो मैं 60 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, ठीक है, पोल चालू कर दिया है, आप लोग आंसर करो। मैं बाकियों को हिंट देता हूं, जो नए बच्चे हैं या जो नहीं समझ पा रहे या जो धीरे समझ पा रहे हैं, मैं उनको हिंट देता हूं, ठीक है। देखो बेटा ये एनर्जी है, ठीक है, तो जो 1 जूल होता है ना, बिकॉज दिस इज वर्क या फिर एनर्जी है ना, तो जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के लिए क्या लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर है, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को 1 जूल कहते हैं, इसी को 1 जूल कहते हैं। 1 जूल का मतलब 1 kg इंटू 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 सेकंड का स्क्वायर। क्या आप लिख पाओगे, क्या आप लिख पाओगे। बिल्लूपुर के बिल्लू जमींदार की जमीन हड़पनी है अगर, तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। कैसे हड़पोगे नहीं तो, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लगाएंगे। अरे बोलो, अरे बोलो, बिल्लूपुर के बिल्लू जमींदार के लिए जमीन को अगर आपने हड़पना है तो ये तो करना पड़ेगा भाई। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो N1 क्या है, N1 है 12, U1 है 1 जूल इज इक्वल टू N2, ये तो फाइंड करनी है, ये रही इनमें से कोई होगी है ना। और ये U2 क्या, ये है बिल्लू, ये है बिल्लू यूनिट, सही है। तो अब ये बताइए मालिक, अब ये बताइए कि 1 जूल बराबर होता है इसके 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन गया ना, हाँ जी। तो देख 12 इंटू 1 kg 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। हाँ जी, बिल्लू सिस्टम में कन्वर्ट करें क्या, बिल्लू सिस्टम में कन्वर्ट करें क्या, करते हैं। जो 1 kg बेसिक था वो यहां बिल्लूपुर में 2 kg चलता है, जो हमारे यहां पर 1 किलो है वो बिल्लूपुर में 2 किलो है, ठीक है भाई, ले 2 किलो। फिर जो हमारे यहां 1 मीटर है वो वहां पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई बिल्लूपुर के हिसाब से। सही बात है सर, परेशानी है, क्या करें, परेशानी सबको है, खाली तुम्हें परेशानी है क्या, हमें परेशानी है। देखो कन्वर्ट करना पड़ रहा है, जो हमारे देश में 1 सेकंड है वो उस देश में 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई साहब। बहुत बुरी हालत है जी, बहुत बुरी हालत है। 12 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। यहां से आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 8 ऊपर 16 नीचे, तो नीचे 8 बचेगा। कर लो आराम से, कोई नहीं, इतनी मैथ तो मुझे आती है, इतनी मैथ मुझे आती है, मेरी मैथ ठीक है, तुम ठीक कर लो। 1 2 यहां देख, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, और नीचे 4 चौक 16 है, तो 8 ऊपर 16 नीचे,
8 ऊपर 16 नीचे, तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, ले करके दिखाता हूं, ले ये 2 2 2 जा 4 और नीचे 4 4 जा 16, है ना। यहां रह गया केजी, यहां रह गया मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये देख 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है जी, काट लें, फिर काट लें, काटते हैं, आओ काटें। केजी से केजी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, और जो ये नीचे वाला 2 है ये यहां जाके मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 24। तो N2 क्या आ गया बेटा, 24। N2 आ गया बेटा 24। बी सही है, बी सही है। अरे आजा भाई, 40% बच्चों ने ठीक दिया है, कोई बात नहीं, एक आधा 2 मिस हो गया होगा, लेकिन तो यहां पर भी देखो 36% बच्चे हैं लगभग, है ना। मुझे लग रहा है यहां से कुछ 2 मिस कर दिया शायद उन्होंने, इसलिए 12 निकाल बैठे हैं, 12 निकाल बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आदित्य, सफवान, कैप्टन अब्दुल समद, वंश, अफीफा, यश, मनीष, डैनियल, शुभम, सौमदीप, बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, आज के लिए हम लोग बस ये थ्योरी की बातें सुन लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। देखो भाई, लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कमियां। तो सबको पता है कि इस एनालिसिस में कमियां हैं, है ना। कमियां ठीक लिखा है ना, कुछ और तो नहीं लग रहा कमियां, हां कमियां। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, क्या कमियां हैं? ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फिजिकल या एक्चुअल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ये सही बात है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, आपने कल डायमेंशनल एनालिसिस किया था, है ना, और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी ठीक बता रहा था, और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 280 स्क्वायर, ये भी ठीक बता रहा था। क्या दोनों को डायमेंशनली करेक्ट बता रहा था कि नहीं बता रहा था? अरे बताओ, इस इक्वेशन को भी डायमेंशनली ठीक बता रहा था और इसको भी डायमेंशनली ठीक बता रहा था, लेकिन क्या ये फिजिकली करेक्ट है? अरे बताओ, क्या ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फिजिकल या एक्चुअल करेक्टनेस है या नहीं। समझ गए ना? ये चीज फिजिकली सही है या नहीं, एक्चुअली सही है या नहीं, इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हमारा ये डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, नंबर 2 पर आते हैं। इट डजंट टेल अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं भाई, वो वेक्टर है या स्केलर है? क्या आपको पता चला? इतना कुछ आपने किया इस डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, क्या ये आपको बता पाया कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? नहीं। तो ये भी एक और कमी है, कि ये स्केलर है या वेक्टर है, नहीं बता पाता, नहीं पता पढ़ पाता। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो फॉर्मूला निकाला था, वो के लिख रहे थे बार हम, कभी वो 6 पाए था, कभी वो 2 पाए था, कभी वो 1 था। क्या पता चल पा रहा था आपको? क्या कांस्टेंट के बारे में आपको पता चल पा रहा था? बताओ बेटा, क्या इस के कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी? क्या इस के कांस्टेंट के बारे में कहां गया? क्या इस के कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी? क्या इस के कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी? क्या इस के कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। समझ गए ना? ये 3 पॉइंट समझ गए। पहला, फिर से सुन लो, पहला, इस इक्वेशन को भी सही ठहरा रहा है, इसको भी सही ठहरा रहा है। फिजिकल करेक्टनेस तो है नहीं, एक्चुअल करेक्टनेस, बस डायमेंशनल करेक्टनेस बता सकता है, सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस बता सकता है, ना एक्चुअल बताता ना फिजिकल बताता। ठीक है, वेक्टर स्केलर है, नहीं बताता। कांस्टेंट क्या बता रहा है, नहीं बताता। चौथा, वी कैन नॉट डिराइव इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही इसने डेरिवेशन दिखाई है। देखो, जो भी डेरिवेशन आपने करी
है ना। सबसे पहले किसकी करी थी, वो एक बॉल को डाला था, विस्कस फोर्स लग रही थी इसके ऊपर, उसके बाद हमने वो गोल घूमते एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकाली थी, है ना। फिर हमने तीसरे केस में वो पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था। कहीं पर प्लस माइनस करवाया इसने हमसे? नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता है बस, सिर्फ मल्टीप्लाई। इसके बस की नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाना। अभी तक तो बहुत तारीफ करी मैंने इसकी, अब बेइज्जती कर रहा हूं। अब मैं इस डायमेंशनल एनालिसिस की बेइज्जती कर रहा हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ना करवाता, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवाता है, ठीक है ना। तो केवल मल्टीप्लाई वाले, है ना, और डिवाइड वाले ही आए, बाकी ना आए। बाकियों का स्वागत ना है, बाकियों का स्वागत नहीं करता। एडिशन वालों का, सब्ट्रैक्शन वालों का स्वागत नहीं करता। सही है, सही है। पांचवा, वी कैन नॉट डिराइव द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक फंक्शन। कोई भी साइन का फंक्शन आ जाए डिराइव नहीं कर पाता, कोई लॉग का फंक्शन आ जाए डिराइव नहीं कर पाता, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए डिराइव नहीं कर पाता। सीधी बात बोलूं तो किसी भी डायमेंशनलेस चीज का, किसी भी डायमेंशनलेस चीज का स्वागत नहीं करता, ये भगा देता है उसको, ठीक है ना। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं, लॉग फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं, स्वागत नहीं करता, स्वागत नहीं करता, ठीक है ना। डायमेंशनलेस चीजों का स्वागत नहीं है। डायमेंशनलेस हो तो घर से बाहर रहो, घर में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और छठा और आखिरी क्या है? छठा और आखिरी है कि इन केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज दिस मेथड विल बी डिफिकल्ट टू अप्लाई। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई केवल 3 क्वांटिटी तक ही, और सॉरी क्या कह रहा है? केवल 3 क्वांटिटीज तक ही वो डेरिवेशन जो है वो वैलिड है। 3 से कम होगा चलेगा, 3 से ज्यादा हुआ तो डिफिकल्ट हो जाता है लगाना, डिफिकल्ट हो जाता है लगाना, समझ गए। अप टू 3 तक ही, देखो ना अप टू 3 तक ही सारी बात हुई है यहां। देखो अप टू 3 क्या था? FAD, है ना, अप टू 3, ये भी अप टू 3, अप टू 2 लेवल की है तो, है ना। ये भी देखो अप टू 3 MLG, है ना, ये भी अप टू 3 MRV, है ना, ये भी देखो अप टू 3 RV ईटा। देख रहे हो और देख रहे हो कि नहीं? और जो होमवर्क में दिया देख, ये भी 3 क्वांटिटी, ये 3 तक ही कर पाता है, हर 3 से ज्यादा नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसके साथ ये भी एक समस्या है, कि 3 तक ही लग पाएगा, 3 से आगे नहीं लग पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अप्लाई करना, है ना। तो इसलिए क्षमा चाहते हैं, आपकी कमियां बताई हमने, लेकिन आपने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे 2 लेक्चर जो थे वो आपके ऊपर बेस्ड थे। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है ना। कृपया होमवर्क के लिए डीपीपी के सवाल अवश्य करें, ठीक है। डीपीपी के सवाल करें, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, सबसे पहले ट्राई करो भाई। नहीं बनता सॉल्यूशन देखो, ठीक है। नहीं बने तो सॉल्यूशन देखो, लेकिन अपने एंड पर ट्राई करो, ठीक है। बीच में जो सवाल दिए हैं वो भी करने हैं, बीच वाले सवाल भी करने हैं, आपको जरूर करने हैं, यही आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और तीसरी चीज, प्रॉमिस नहीं भूलना, यानी प्रॉमिस को याद रखना। प्रॉमिस कब करा था? प्रॉमिस करा था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं सुन लीजिए, या जिन बच्चों का बैकलॉग है सुन लीजिए। बैकलॉग के लिए कुछ बता देता हूं आपको। देखो भाई, हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। हमारी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को लगती है, ठीक है। हमारा फ्राइडे, सैटरडे और संडे फिजिक्स के लिए ऑफ होता है, ठीक है। फिजिक्स की क्लासेस फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं होती हैं। तो इन दिनों में आप टाइम निकालिए, ठीक है, टाइम निकालिए और अपने सारे लेक्चर्स 1 से स्टार्ट करना, बीच में नहीं कूदते कभी भी। 1 से स्टार्ट करो और फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके देखो। और जैसे जैसे लेक्चर देखते जाओ, नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। 1 देखा, नोट्स बनाए, 2 देखा, नोट्स बनाए, 3 देखा, नोट्स बनाए, 4 देखा, नोट्स बनाए, ठीक है। और फिर इसके बाद टाइम बचे तो डीपीपी लगाओ, जरूर लगाओ डीपीपी, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस अप होगा आपका, अगर आप डीपीपी लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस जरूर अपना आप करवाएं, ठीक है। आज के लिए इतना,
बहुत है, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। वेट रहेगी मुझे कमेंट्स पढ़ने की, मैं जरूर कमेंट्स पढ़ता हूं आप सभी के, ठीक है ना। तो इसलिए कमेंट्स की वेट रहेगी, आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का लेक्चर। देखो बच्चा, 3 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, फ्राइडे सैटरडे संडे। जो बच्चे डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डे 1 से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पहला लेक्चर देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, नोट्स बना रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे नोट्स भेजते भी हैं, ढूंढ लेते हैं ऑनलाइन जाके, यहां जहां भी मैं मिलता हूं मुझे नोट्स भेज देते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स भेजते हैं बच्चे, डीपीपी कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है ना। उनको भी एक समस्या आ सकती है, उनको भी एक समस्या आ सकती है, मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं ये बात। उनको भी एक समस्या आ सकती है, पता है क्या समस्या ये आ सकती है? आपने 4 दिनों में जो कुछ भी पढ़ा ना, सुन लो, मैं उन बच्चों से नहीं कह रहा जो बाद में आए हैं, मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जो डे 1 से, पहले सेकंड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे, उनको भी एक दिक्कत आ सकती है। पता है क्या? ये जो 4 दिन में आपने पढ़ा है ना, ये आप आने वाले 3 दिनों में भूल जाओगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो क्या करना है पता है? आपने जो कुछ अपने हाथ से लिख रखा है नोट्स, उनको रोज रिवाइज करना है, डेली, डेली रिवाइज करना है। डेली का मतलब, रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटा लगा देना है उसको देखने में, नहीं, आप जल्दी से स्कैन कर जाओ उसको कि इसमें क्या बताया था, अच्छा ये बताया था, इसमें क्या बताया था, अच्छा ये बताया था, इसमें क्या था यार, ये तो ध्यान नहीं आ रहा क्या था, चल एक बार करके देख लेता हूं। तो अपने हाथ से उस क्वेश्चन को बना के देख लिया, इस न्यूमेरिकल में क्या था यार, पता नहीं सर ने क्या किया था, अच्छा बना के देख लेता हूं इसको भी। समझ गए ना? हर एक चीज अपने हाथ से दोबारा नहीं लिखनी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज अपने हाथ से दोबारा लिखो ना, स्कैन कर लेना, ये मुझे आता है, हाँ ये समझ में आ गया, हाँ ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गई, हाँ ये तो अपने को याद हो ही गया, हाँ ये कैसे बनाया था ये याद नहीं आ रहा, चलो पीछे पन्ने पलट के देखता हूं। तो ये करना है आपने, समझ गए? वो बच्चा जो डे 1 से और पहले सेकंड से मेरे साथ है, वो बच्चा भी नुकसान में रहेगा अगर वो ये एक्सरसाइज नहीं करता तो, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है आने वाले 3 दिनों में। शुरू के 4 दिनों में जो पढ़ा था वो भूलने की बहुत बड़ी संभावना है, ठीक है। तो प्रॉमिस करना और प्रॉमिस याद रखना अपने आप से कि भाई हम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। रिवीजन करना, रेगुलर रिवीजन करना, रिवीजन कोई पेपर से पहले नहीं होता, पढ़ाई कोई पेपर से 4 दिन पहले 5 दिन पहले नहीं होती है, दूसरी क्लास छोड़ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, यह कोई पढ़ाई करने का तरीका नहीं है। पढ़ाई करने का तरीका होता है डे 1 से और पहले सेकंड से, इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो बस आज के लिए केवल इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब मंडे को, ठीक है ना, विद न्यू टॉपिक्स, नया जोश, नई उमंग, आप सभी के भाग्य का सूर्य उदय हो, मेरी आपसे यही मंगल कामना है। मिलते हैं हम लोग मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।